हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडी और एएस। ठीक है। इसके अप्रॉक्स मुझे लगता है 3 से 4 लेक्चर आएंगे। ठीक है। ऐसे बुक्स वगैरह में भी आपको ये 3 चैप्टर्स में मिलता है, लेकिन सबको कंबाइन में एडीएस ही बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज़ करके आगे भी चीज़ें पढ़नी होती है। तो एडीएस के ही नाम पे रहेगा। 2 से 3 लेक्चर हो सकता है और चौथा लेक्चर हो सकता है या चौथा जो वीडियो होगा वो हो सकता है उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, उसकी भी हायरार्की रहेगी कि सबसे पहला जो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उससे कम और फिर उससे कम। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है एडी क्या होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड। आप ऑलरेडी डिमांड पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। ठीक है, लेकिन हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, वो भी एक साल में। तो उसको हमने क्या दिया, एग्रीगेट डिमांड। दूसरे दूसरे तरीके में अगर हम बोले कि और क्या बोल सकते हैं, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी सभी लोगों के खर्चे अगर हम मिला दें, किसके किसके, हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। अभी ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी इसे यहीं रहने देते हैं। ठीक है। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो आप बोलोगे सर खर्चा क्यों बोला जा रहा है। तो पहले डिमांड आप क्लास 11th वाला याद कीजिए। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, 3 इसके कंपोनेंट्स पहले पढ़े थे। फर्स्ट क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। ठीक है, किसी चीज को हम डिमांड कब बोलेंगे तो पहला क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको तकलीफ ना हो। फर्स्ट क्या है, डिजायर। जैसे मान लो मेरी इच्छा है कि मैं 10,000 या आईफोन खरीदूं। ठीक है, क्या खरीदूं, आईफोन खरीदूं, 10, 11, 12 जो भी है। मान लो 11, 12, आईफोन 12 में खरीदना चाहता हूं। दूसरी चीज होती है परचेजिंग पावर। क्या मेरे को ये खरीदने की क्षमता है, यानी आईफोन 12 का अगर प्राइस 1 लाख रुपए है तो क्या मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है और मेरी डिजायर भी। ये दोनों चीज तो हो गई। थर्ड चीज आती है विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, यानी जो भी आप कमोडिटी का परचेस कर रहे हैं, लाइक आईफोन परचेस कर रहे हैं, क्या सच में आप 1 लाख रुपया इस चीज को बाय करने में खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं करेगी, ये तीनों चीजें आपके पास नहीं होगी, तो उसको हम डिमांड नहीं बोलते हैं। हो सकता है किसी के पास 1 लाख रुपया हो, बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन वो 1 लाख रुपया अपना फोन पे खर्च नहीं कर सकता है ना, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। जब ये तीनों चीजें कंबाइन होगी तभी हम क्या कहते हैं कि डिमांड है। अब दूसरी बात समझिए, दूसरा कंपोनेंट समझिए। मान लीजिए इसी के बेसिस पे मेरी जो डिमांड्स है वो 2-3 चीजों की है, लाइक कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रीज हो गया। ये 3 चीजों का मैं डिमांड कर रहा हूं इकोनॉमी में। ठीक है, क्या आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं, कूलर प्लस एसी प्लस फ्रिज। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कूलर पे मैंने 10,000 खर्चा किया, एसी पे मैंने 15,000 रुपये खर्च किया और 15,000 रुपये मैंने फ्रिज पे खर्चा किया, अब आप बोल सकते हो कि धीरज सर का जो डिमांड है ना वो 30-40 के, यानी उन्होंने जो खर्चा किया है अपने डिमांड्स पे वो 40 के का खर्चा किया है। इसीलिए इसे हम एक्सपेंडिचर के सेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम किसके सेंस में पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का और गवर्नमेंट का अगर हम टोटल खर्चा, यानी वो खर्च कितना कर रहे हैं, अगर उसे हम कंबाइन कर दे, जोड़ दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन ए मार्केट। ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था आपने और दूसरा पढ़ा था मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड यानी किसी एक प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए आप लोग ये तो खाते ही होंगे समोसा, है ना, तो कोई दुकान वाला है तो उसके पास वो सोचेगा ना कि मुझे समोसा कितना बनाना है, तो उसके पास डिमांड का कुछ ना कुछ तो डाटा होगा कि रोज मेरे पास 200 लोग सिर्फ समोसा खरीदने आते हैं, तो मुझे उस हिसाब से रॉ मटेरियल्स परचेस करने होंगे जिससे मैं क्या कर सकूं, समोसा बना सकूं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड बोलेंगे अगर उस समोसे का, उस दुकान के लिए, तो 200 पीपल का डिमांड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि क्या क्या चीजों को हम कंबाइन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड्स में क्या क्या चीजें होती हैं जिसे हम कंबाइन करने के बाद बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड है। तो फर्स्ट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना,
अच्छा, ये याद रखिएगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको नेशनल इनकम में भी काम देगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, जब हम उसमें एक एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे उसमें आपको ये काम देगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में सेम ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर किसके द्वारा, हाउस होल्ड, जैसे आप हो गए, हम हो गए, ये सब क्या हो गए, हाउस होल्ड्स में काउंट होते हैं। और उसका टोटल एक्सपेंडिचर किस सेंस में लिया जा रहा है, उनके गुड्स एंड सर्विसेज वो एक साल में कितने परचेज करते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। उसको हम जोड़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। यानी अगर मैं आपकी बात करूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका टोटल एक्सपेंडिचर एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें भी टोटल एक्सपेंडिचर किसका, ऑल जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम काउंट करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। थर्ड होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो पब्लिक नीड के लिए करती है, ठीक है। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए वो कितना खर्चा कर रही है। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अब आगे कॉन्सेप्ट हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट वो करती है, ठीक है ना, कि उसका फिर रिटर्न इन फ्यूचर हमें ज्यादा मिले, ठीक है। तो हाईवेज बना रही है, रोड्स बना रही है, पावर प्लांट्स बना रही है, ठीक है। तो ये खर्चे को, ये दोनों खर्चे को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, इसको हम एक्स माइनस एम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब हो गया आपका एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट वर्ड का हमने एक्स ले लिया, माइनस इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट का एम ले लिया, तो एक्स माइनस एम हो गया। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट्स है, अब ऐसा होगा कि मान लीजिए आप 100 एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट 50 कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। हो सकता है नेट एक्सपोर्ट्स आपका निगेटिव आए, यानी एक्स आप जो कर रहे हैं वो है आपका 100 और 150 आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में। तो माइनस में जब भी वैल्यू आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों कंपोनेंट को जब हम जोड़ देते हैं, जैसे ए डी इक्वल टू, उसको हमने नाम दिया था सी, फिर आई, फिर जी, फिर एक्स प्लस एम, एक्स माइनस एम। तो इन चारों चीजों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, मनी वैल्यू, देखिए मनी वैल्यू को लिया जा रहा है, फिर अगेन वही मैं बोल रहा हूं, दो वेरिएबल को जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो कोई प्रोड्यूसर क्या क्या बोल सकते हैं, पेन बना रहा है, कोई प्रोड्यूसर कॉपी बना रहा है, कॉपी पेन को आप कैसे जोड़ दीजिएगा, आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि कॉपी बनाने में इतना खर्च उन्होंने किया है, पेन बनाने में ये खर्च किया, लेकिन यहां हम खर्च के नहीं, इनकम के सेंस से लेते हैं। अब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपने या प्रोड्यूसर्स ने बना दिए, ठीक है, विलिंग टू सप्लाई इन ए ईयर, यानी उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है और उसे वो चाहते हैं कि अब वो सप्लाई करें मार्केट में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसे आपने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी इसका थोड़ा सा यूज है, 11 में भी यूज हुआ होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होता है, पहला होता है सर लैंड, फिर होता है लेबर, फिर होता है कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार के बिना माना जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लैंड है तो आपको रेंट देना पड़ता है, लेबर है तो आपको सैलरी या वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा। इन चारों चीजों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं, फिलहाल आप इतना मान के चलिए, ये हम फर्स्ट चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, कि इन चारों चीजों को आप कंबाइन कर देते हैं, यानी इनकम जो आपको हुआ, इन चारों फैक्टर्स की वजह से जो इनकम हुआ ना, इसको भी जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक सेकंड, इसको जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है एग्रीगेट सप्लाई। क्या मिल जाता है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दूसरी बात यही, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसे डिमांड को हम पढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काम देगा, तो उसको बोलते थे एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम बोलेंगे इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है, इसका भी यूज होगा। दूसरी बात क्या मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे लिखा हुआ है नोन एज, तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी यही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे हमने क्या अर्न किया, रेंट किया, वेजेस किया, इंटरेस्ट किया, प्रॉफिट किया, इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेशनल इनकम। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, सेम थिंग है,
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और याद रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। अब बोलोगे सर सी क्या है, एस क्या है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने ये बात बोल दी कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, या दोनों एक बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस बात को यानी एग्रीगेट सप्लाई को ना लूं, सिर्फ इनकम को लूं, तो इनकम का दो ही काम है। जैसे आप भी अर्न कर रहे हैं इनकम, या आपके फादर का इनकम है, तो आप उस इनकम का क्या करते हैं, या तो आप कंज्यूम करते हैं कंजप्शन, या तो आप उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। पैसा को यानी खर्च किया जाता है या तो बचाया जाता है, ठीक है। अब इसको प्रूव करके देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बता देता हूं, ऐसे ये है तो ग्राफ, लेकिन मेरे मुंह पे ये बैठा होता है मजाक के सेंस में कि मैं इसे डायग्राम बोलता हूं, ठीक है, कि डायग्राम है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा ना समझिएगा कि सर डायग्राम क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, आदत बन गई है बस। फर्स्ट है, मैंने ये, अच्छा, पढ़ हम मैक्रो के लेवल से रहे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये ट्रिक है, ठीक है ना। क्या ट्रिक है, पहले ये समझिए कि जैसे एडी पढ़ रहे हैं हम, एग्रीगेट डिमांड, तो ये डिमांड क्या हुआ होगा, बहुत सारे इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड्स हैं, गवर्नमेंट है, सबका डिमांड को हमने जोड़ दिया, तभी तो एग्रीगेट बनाना। उसी तरीके से सप्लाई है, एक प्रोड्यूसर को सप्लाई कर रहा है, सभी लोगों का सप्लाई हम मिला दिए, तभी तो एग्रीगेट सप्लाई बनाना। इसीलिए मैं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं इसको आपसे रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि आप कैसा काम करते हैं, आपकी सोच क्या है डिमांड्स को लेके। तो इकोनॉमी में भी लगभग काम वैसे ही होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में भी क्या होते हैं, काम वैसे ही होते हैं। तो ध्यान रखना, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, आप रिलेट कर पाएंगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं जैसे इसको इनकम बोल रहा हूं, लेकिन ये इनकम नहीं है, ये नेशनल इनकम है। इनकम को भी हम वाई से ही डिनोट करते हैं, लेकिन मैं इसको इनकम बोलूंगा। अब ये मत बोलने लगना सर आपने इसको नेशनल इनकम क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो पहले हमने इनकम ले लिया, 0, 100, 200, 300, 400, 500। C4 कंजप्शन, अभी नया नया है इसलिए मैं सी नहीं सिर्फ बोल रहा हूं, कंजप्शन सबका बताते चलूंगा, ठीक है, फिर आपको आदत हो जाएगी। तो C4 कंजप्शन, यानी आप इनकम है, यानी इकोनॉमी में कुछ इनकम है और ये इसके खर्चे हैं। तो 0 रुपए में 40 रुपए खर्चा है, 100 में 120, ऐसे ऐसे करके कंजप्शन लिखे हुए हैं। सेविंग निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि आपका जो इनकम है उसमें से आपने कितना खर्च किया, अगर वो माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। मान लो आप 100 रुपए कमा रहे हो, 50 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो आपको मिल कितना रहा है, आपने बचाया कितना पैसा, 50 रुपए, ठीक है। तो यहां सेविंग निकाल दिया है हमने। अब हमने अभी पढ़ा था कि सर क्योंकि एएस को ही हम क्या इनकम के बराबर मानते हैं, तो पैसे का काम क्या है, या तो खर्च होगा सर या तो सेविंग होगा। तो हमने खर्चा और सेविंग को जोड़ दिया। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैच कर रही है, नहीं कर रही है, यानी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि सर y इक्वल टू एस होता है, वो बात प्रूफ हो गई। यहाँ पे भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 आ रहा है, यहाँ पे भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 आ रहा है, ठीक है। हाँ, इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम हम अभी ये सब डायग्राम आपको नहीं आएंगे, ये बेस है, ठीक है ना, चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है, ये बेस है। या आपको आगे जो डायग्राम आएगा मैं बताऊंगा कौन सा डायग्राम आता है एग्जाम में, तो आप इसी के बेसिस पे उसे बना पाएंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो मैंने नीचे इनकम ले लिया है, ऊपर क्या ले लिया है, कंजप्शन और सेविंग ले लिया है। अब किसी बच्चे ने एक बार मेरे से पूछा था सर यहाँ 45 डिग्री क्यों डालते हैं। 45 डिग्री इसलिए डालते हैं क्योंकि जब देखो, अगर फिजिक्स आपका ठीक ठाक था क्लास 9th 10th में, तो नॉर्मल सी बात है, जब यूनिफॉर्म है, जैसे मान लो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, फिर 20 हो रहा है, यहाँ पे भी 20 हो रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनते चला जाएगा, है ना। तो जब ऐसा बनते चला जाता है ना, तो ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों को एकदम 20 से काटता है, और 20 से जैसे ही काटेगा तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो देखो, आपको बस ये क्या बोल सकते हैं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एक दो बार आप जो डायग्राम्स में बोल रहा हूं, एक बार आप कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रफली भी बन जाएगा। तो क्या करना है, आप ये इनकम 100, 200, 600 तक डाल के और ये फिर यहाँ पे डाल के एक बार मिला के देखिएगा, सेम कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने इतना नाप के नहीं लिया, आप नाप के लोगे तो कुछ ऐसा ही बनते चला जाएगा फिर। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये समझाने के लिए बस, ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी एग्रीगेट सप्लाई, जो कि पूछेगा नहीं, इसके बेस पे कुछ पूछा जाता है, ये 45 डिग्री डाल दिया, यहाँ इनकम डाल के लिख दिया, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, बस खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा जो अब पढ़ने वाले हैं, एडी इन टू सेक्टर मॉडल।
अभी आपने ऊपर में क्या पढ़ा, एडी के कंपोनेंट्स। तो एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या पढ़े थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एडी का 4 सेक्टर मॉडल भी है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है एडी इन 2 सेक्टर मॉडल। तो एडी इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस आई, यानी कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर मैं आपको आपके तरीके से समझा रहा हूं, इंडिविजुअल लेवल पे समझा रहा हूं, पढ़ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स रहे हैं। आप सच बताइए, मान लीजिए आपके फादर की इनकम थी 10,000 रुपए, तो वो क्या करते थे, बेटी की शादी के लिए या तुम्हारे एजुकेशन के लिए वो कहीं पे LIC या कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट करते थे 1,000 रुपए। अब उनकी इनकम हो गई है 50,000 रुपए, तो क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा। तो इकोनॉमी में भी सेम होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है ना, इनकम बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, इनकम, इस चीज को भी मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा, इनकम आपका बढ़ रहा है। जैसे आपका इनकम 10,000 रुपया था, तो आप जो पिज्जा खाते थे वो 200 रुपए वाला खाते थे। आज आपकी इनकम 40,000 है, तो क्या आप दो ही 100 रुपए वाला पिज्जा खाएंगे? आप तो पिज्जा 400 वाला या 500 वाला खाएंगे। तो कैसे आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया। वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है, इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी ग्राफ जो बनेगा या डायग्राम जो बनेगा वो पॉजिटिव कर्व बनेगा। नेक्स्ट है, वी टेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, इधर सा मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। आई थिंक पेन मेरा थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट ठीक है, पतला ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं हम ऑटोनोमस और दूसरे को कहते हैं हम इंड्यूस्ड, ठीक है। ऑटोनोमस का क्या होता है, देखिए इसका हम आगे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बस जो एक डिफरेंस है वो समझ लीजिए कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, ठीक है। यानी इनकम बढ़ेगा लेकिन हम तभी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इनकम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बदलता है। अब फिर से जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, यहां पे मैंने क्या बताया, इनकम 10,000 था तो आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करे थे, अब 50,000 आपकी इनकम हो गई तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा। अब तो 1,000 नहीं, आप कम से कम 2,000 या 5,000 करोगे, है ना। तो सेम चीज है, लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए बुक्स ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया है वो ऑटोनोमस लिया है। ऐसे इन रियलिटी चाहे इकोनॉमी में हो चाहे आपके लाइफ में हो, इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। इनकम ले लिया, अच्छा फिगर्स बार बार वही लिए गए हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बुक में भी है ऐसे ही दिया हुआ, और आपके आसानी के लिए जैसे आप इनकम तो याद कर लोगे 0 से लेके 600 तक है, बार बार मैं ये कंजप्शन का सेम फिगर लूंगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा। तो पूरे मेरे नोट्स में आपको कंजप्शन का यही फिगर मिलेगा, ठीक है। तो 40 हो गया, 120 हो गया। आई को हमने क्या लिया है, ऑटोनोमस, यानी चेंज नहीं करेगा, तो 40-40 हो गया। एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। जी भी होता है, एक्स माइनस एम भी होता है, वो हमें पढ़ना नहीं है, तो हमने सी प्लस आई को क्या किया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब इसके जो, अच्छा याद रखिएगा, जितने भी अब डायग्राम्स हम पढ़ेंगे, यहां से डायग्राम्स का सिलसिला शुरू होगा, जितने भी डायग्राम्स पढ़ेंगे, डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा आपको। अभी जो भी कोई डायग्राम है वो नहीं आएगा, ये वाला आ सकता है 3 मार्क्स में, और कोई नहीं आएगा। तो जितने भी अभी डायग्राम्स हम पढ़ेंगे ना, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूं, 2-3 एमसीक्यू इस चैप्टर से जरूर आता है, ठीक है। चलिए, तो पहला ये इनकम हमने यहां डिनोट कर दिया, यहां एग्रीगेट डिमांड, फिगर्स मैंने लिख दिए, यहां पे भी फिगर्स लिख दिए। अब कंजप्शन कहां से शुरू हुआ है, 40 से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ, 40 से। तो 40 से ये ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ पॉजिटिव स्लोप कर्व की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। सेम इसके पैरेलल में ये जाएगा। क्यों पैरेलल में जा रहा है, आप बात समझो। एडी में सी तो कॉमन है, सी का आपने यहां ड्राइंग बनाया है, तो सी तो इसमें कॉमन है, और आई क्या है, ऑटोनोमस है, सब में 40 ही 40 है। तो ये जो कर्व जा रहा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एकदम पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें जो गैप हो, किस चीज का गैप है, इन्वेस्टमेंट का।
और इन्वेस्टमेंट हर एक पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। जितना भी पॉइंट बनेगा इसमें गैप कितने का है, सब में तो 40 का ही गैप है ना, कंजप्शन तो सेम ही है, इसीलिए एकदम पैरेलल बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट क्या है, AD इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, मतलब इस फिगर में हम यही चीज शोकेस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, देयर इज सम पॉजिटिव कंजप्शन व्हेन इनकम इज जीरो। इस चीज को समझिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए इनकम जब जीरो है तब भी हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? तो ठीक है, एक बात बताइए, आपकी तो कोई इनकम नहीं है, क्या आप खर्चा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी बात, नॉर्मल जो रोड साइड जो लोग रहते हैं उनकी भी इनकम कुछ नहीं होती है, तो क्या वो खाते नहीं है, वो जीते नहीं है? कहीं से भी खा लेंगे, चोरी करके खा लेंगे, कैसे भी खा लेंगे, लेकिन इनकम उनकी क्या है, जीरो है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमी में भी और आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी इनकम जीरो हो फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करते ही हैं। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, देखिए कंजप्शन हो रहा है कब, जीरो इनकम पे। तो यहां पे तो हमने सी को डिनोट किया, इस एरिया को, यानी कि ये देखिए जीरो इनकम पे आप 40 का कंजप्शन कर रहे हैं, यानी ये 0 पॉइंट पे आप 40 का आपका कंजप्शन है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं C बार से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कंजप्शन कर्व स्लोप्स अपवर्ड। कंजप्शन का जो कर्व है, यानी ये वाले कर्व के बारे में बात हो रही है, ये अपवर्ड जा रहा है। क्यों जा रहा है आपको मैंने बता दिया, जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। बाद में एक पीरियड के बाद आपकी सेविंग शुरू होती है। जैसे देखिए यहां पे भी इनकम 100 है, यानी कमा कम रहे हैं, खर्चा ज्यादा है। बाद में क्या हो गया, इनकम बराबर कंजप्शन के। बाद में 300 का इनकम है, 280 रुपया आप क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, यानी 20 रुपया आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है ना। तो धीरे धीरे बाद में सेविंग होना शुरू होती है। इस पे भी एक कहानी है, लेकिन आगे सुनाऊंगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कर्व। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने क्या लिया है, उसको ऑटोनोमस लिया है, यानी कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा क्लास 11th में आपने पढ़ा था डिमांड फंक्शन। क्या पढ़ा था, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड, जब भी फंक्शन लगा है तो दो वर्ड पहले लिखना सीख जाइए। पहले ही हम लिखेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। अब किसकी बात हो रही है, डिमांड की हो रही है, तो डिमांड एंड इट्स फैक्टर। मैं इसका आपको लिख के बस सिखा दे रहा हूं, डिमांड एंड इट्स फैक्टर, जो इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस इट। ठीक है, तो सेम यहां पे है, क्या पढ़ रहे हैं हम, कंजप्शन फंक्शन। अच्छा, कंजप्शन फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आपकी एबिलिटी क्या है कंज्यूम करने की। ठीक है, तो इसका वही जो आप बोलते हैं डेफिनेशन, वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, C इक्वल टू एफ, एफ का मतलब फंक्शनल हो गया किसका, नेशनल इनकम का। ठीक है, ये बताता क्या है, इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड यानी आप मैं, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी हम अपने लेवल ऑफ इनकम पे कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां y ले लिया, वही 0, 100, 200, 300, 400, कंजप्शन का भी डाटा वही है, 40, 120, 200। देखिए यहां पे हम कंजप्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सेविंग निकालने की जरूरत नहीं है, आप जनरली समझ सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, जब भी जीरो इनकम पे हम कुछ खर्चा करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलेंगे, ऑटो, इसको C बार से हम शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एरिया को देखिए, सिर्फ इनकम आपका जीरो है, खर्चा आप 40 कर रहे हैं, तो सेविंग क्या निकलेगा। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, सेविंग का फॉर्मूला है सर y माइनस सी। तो जीरो में से 40 गया तो कितना हो रहा है, -40। इसका 100 इनकम कमा रहे हैं, खर्चा कितना है 120, तो ये कितना हो गया, -20। तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिस सेविंग, यानी सेविंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब भी इनकम किसके बराबर हो, इनकम किसके बराबर हो, कंजप्शन के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहां पे क्या होता है, सेविंग जीरो होता है। सेविंग कितना होता है, 0, 200 माइनस 200 0। इसके बाद क्या हो रहा है, आपकी सेविंग शुरू हो रही है। तो इसको हमने ग्राफ में बनाया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 100, 200 नहीं लिया है, रफली बनाया है। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये जो ड्राइंग हो गया, ये जो लाइन हो गया, ये किसका हो गया, एग्रीगेट सप्लाई का हो गया। ये जो हो गया किसका हो गया, कंजप्शन का हो गया। ठीक है, हमें कंजप्शन ही शो करना था, इसको AS लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 45 डिग्री डाल देना है। ठीक है, अब ये एरिया जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, डिस सेविंग, यानी कंजप्शन क्या है, ज्यादा है किससे, इनकम से। ये एरिया जो है वो क्या दिखा रहा है, सेविंग दिखा रहा है किससे, क्योंकि यहाँ पे इनकम क्या है, कम है किससे, सॉरी इनकम क्या है, ज्यादा है कंजप्शन से।
यानी इनकम मान लीजिए 100 है आपका और खर्चा क्या है 50, तो आप कितना बचा रहे हैं 50 रुपए की सेविंग हुई। ये पॉइंट क्या हो गया, देखिए पॉइंट थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, इनकम के बराबर आपका कंजप्शन होता है, ठीक है। ये सब बेस है, ये सब कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ना, इसके बेसिस पे कुछ पूछेगा, ठीक है। बस अभी तक इंपॉर्टेंट जो पढ़े हैं जो एग्जाम में आ सकता है वो एडी इन टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना, इसके टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुआ, रिफर्स द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। यानी कि मैं बोलूं इसका फॉर्मूला है एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। यानी अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हैं तो आप खर्चा उसमें कितना कर रहे हैं, तो आपने 1000 रुपया कमाया उसमें आपने 500 रुपया खर्चा किया, तो अब या तो मैं बोलूंगा 0.50 या मैं बोलूंगा कि 50% जो पैसा है वो आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर दे रहे हो, ठीक है। अब इसका फिर 0 से 100 200 ये सब ले लिया, सेम ही डाटा है 40 120 200 280, एपीसी निकाल दिया। एपीसी कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया सी बटा वाई। तो पहला क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा ना, ऊपर क्या ले रहे हो आप 40, कंजप्शन 40 है, नीचे क्या है 0, तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आप बोलते हो। याद रखिएगा 0 बटा 40 हो तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा ध्यान में। अब हमने एपीसी निकाल दिया, फर्स्ट है 1.2 1 0.93 90। अब ये आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ये क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका डायग्राम देखिए, ज्यादा ही मोटा लग रहा है, चलिए अब इसको देखते हैं। डायग्राम देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए सेम है, इनकम यहाँ पे डिनोट किया है, यहाँ पे हमने कंजप्शन ड्रॉ किया है। ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन आपका सी हो गया, है ना। तो यानी कि इनकम जहां पे मीट कर रहा है और कंजप्शन जहां पे मीट कर रहा है वही क्या हो गया आपका एपीसी हो गया, सी बटा वाई। यानी ओए ये जो हो गया ओए यानी कंजप्शन आपका, ओ बी ये आपका हो गया इनकम, ठीक है। डायग्राम नहीं पूछेगा ये होगा, ठीक है, बस समझना है आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला था ना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसमें से क्या आता है, एमसीक्यू आता है, तो ये समझना जरूरी है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन इनकम, एपीसी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल्स में भी बना दिया। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे कि सर नोट्स, नोट्स इसके देखो दो चीजें हैं, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं, आप वहां से ले लीजिए, नहीं तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नोट्स के ही फॉर्मेट में शॉर्टकट्स में लिखे हुए हैं, माइंड मैप के फॉर्म में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन इनकम, एपीसी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला पे आइए वापस से, सी बाई वाई। आपका इनकम कितना है 100 है, आप खर्चा क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 से ज्यादा आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक है। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि सी इक्वल टू वाई जहां होगा उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं। यानी 100 खर्चा है आपका और इनकम भी क्या है 100 है, तो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, एपीसी देखो धीरे धीरे गिरते चला जा रहा है, अभी मैंने ऊपर बनाया था, ये देखिए वैल्यू क्या हो रही है एपीसी की, 1.2 हुआ 1 0.93 0.90 0.88 0.86, ये क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज इनकम जो आपकी है जिस स्पीड से बढ़ रही है ना उस स्पीड से खर्चा नहीं बढ़ता है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, आप 10,000 रुपया कमा रहे थे, आप 4 रोटी खा रहे थे, अब आप 20,000 रुपया का 20,000 रुपया कमा रहे हो, तो क्या आप 20 रोटी खाओगे, नहीं। हाँ, इसमें एक चीज और होती है जो हम एमपीसी जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, कि गरीब लोग जो होते हैं, जैसे मान लो जो मिडिल क्लास है, अगर वो नया नया पैसा कमाता है ना तो उसका थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, उसको बहुत सारे नीड्स होते हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत खर्चा करता है, बाद में फिर उसका भी खर्चा क्या हो जाता है ना। अब जब फ्रिज एक बार खरीद लिया तो दोबारा थोड़ी फिर 4 महीने के बाद आप फ्रिज खरीदोगे, तो अब वो गरीब है तो तुरंत तुरंत चीजें खरीदेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, तो सेम इकोनॉमी में भी वैसा ही होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो चीज मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा सेम इकोनॉमी में वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे आपके मिलने के बाद ही वो क्या बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज, एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, फिर से फॉर्मूला पे आते हैं, सी बाई वाई।
इनकम तो जीरो हो सकता है, इनकम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या आपका कंजप्शन जीरो होगा? अभी हमने पढ़ा था कि सर इनकम कुछ भी हो, कंजप्शन तो देखो 40 का वैल्यू दिया हुआ था, याद करो। तो कंजप्शन तो हमारा कुछ होगा, इसी को तो हमने ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया है। तो कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर जब जीरो है, ऊपर क्या हो, जीरो हो, तब तो इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, लेकिन जब नीचे जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। इसीलिए बोल रहा है एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कंजप्शन आपका जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जब कंजप्शन क्या हो, लेस देन इनकम हो आपका। मान लीजिए फिर से फॉर्मूला, इनकम क्या है आपका 100 है, खर्चा क्या है आपका 90 रुपया है या 80 रुपया है, तो जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, वो लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए आप जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे मैक्रो में चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़िए, एक बार समझिए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर तो पूछ ही लीजिएगा। नेक्स्ट इज एमपीसी। एमपीसी का क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब बता दिया हूं, एबिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। रेफर्स टू चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। यानी कि इस बात को पहले समझ लीजिए, आगे भी समझाऊंगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, एमपीसी चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। यानी मैं बोल रहा हूं पहले मैं 100 रुपए कमाता था, अब मैं 200 रुपए कमा रहा हूं। 100 रुपए में मैं 50 रुपए खर्चा करता था, अब 100 या 150 जो भी है मैं खर्चा कर रहा हूं। यानी कि मेरे इनकम के बदलने से मेरे खर्चे में कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलेंगे, एमपीसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट शोज एग्जैक्टली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। यानी कि आपके इनकम में जो चेंज आया है उससे आपके खर्चे में क्या चेंजेस आए हैं, उसको एमपीसी रिप्रेजेंट करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मैं समझा दे रहा हूं, शायद बुक्स वगैरह में नहीं होता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया एमसीक्यू में। ठीक है, डायग्राम पहले समझ लेते हैं। सेम वही डायग्राम है जो आपने एपीसी में ड्रॉ किया, यानी कंजप्शन तो ऊपर से ही शुरू होगा तो आपने सी ड्रॉ कर दिया, और इसको जहां मैच किया उसको आपने एपीसी बोल दिया था, इस पॉइंट को। ठीक है, मैं पहले शॉर्टकट वाला बना दे रहा हूं, यार शॉर्ट टाइप, प्रोटोटाइप जो बोलते हैं आप लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब कंजप्शन तो आपका बढ़ा है, कुछ तो चेंज हुआ है, यानी इनकम यहां से बढ़ के यहां हो गई है, और कंजप्शन भी कुछ बढ़ा है, तो कुछ ऐसा ड्राइंग बना है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, एमपीसी बोल दे रहे हैं। ठीक, यानी ये देखिए कंजप्शन क्या हो गया, ए से ए डैश हो गया आपका, और इनकम बढ़ के क्या हुआ, बी से बी डैश हुआ। ठीक है, चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई ये पुट किया हुआ है, तो इसका भी डायग्राम वगैरह कुछ आता नहीं है, पॉइंट्स आते हैं। पहला समझिए, एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, यानी एमपीसी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। कैसे, वो देखते हैं। इनकम मेरा था 100 रुपया, बढ़ के हो गया 200 रुपया। कंजप्शन था मेरा 70 रुपया, अब हो गया 170। ध्यान से समझिएगा, किसी चीज का हमें वैल्यू निकालना है, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू भी निकालना है और हाईएस्ट वैल्यू भी निकालना है। लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या दिया है कि एमपीसी का वैल्यू जो वैरी करता है वो 0 से 1, यानी इसी के बीच में बस वैल्यू रहेगी। तो क्यों रहेगी वो समझिए। तो लोएस्ट निकालना है और हाईएस्ट निकालना है। लोएस्ट निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मैं 100 रुपया कमाता था, अब मैं 200 कमा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया, 100 रुपया। अब अगर ये मैं 100 रुपया पूरा का पूरा क्या कर लूं, खर्चा कर लूं, तो वैल्यू क्या आएगी, पूरा का पूरा पैसा सेव कर लूं तो क्या वैल्यू आएगी। यानी कि पूरा खर्च करने पे क्या वैल्यू आ रहा है, पूरा सेव करने पे क्या वैल्यू आ रहा है, अगर वो हम जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में ही फिगर रहने वाला है। ठीक है ना, यानी एक बार जो एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाया है वो पूरा खा लिया तो क्या वैल्यू आ रहा है, एक बार जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया उसको मैंने पूरा का पूरा बचा लिया तो क्या वैल्यू आ रही है, उसी के बीच में हमारा एमपीसी का वैल्यू लाई करेगा। देखते हैं, तो पहला हम लेके चल रहे हैं, सारा कंज्यूम कर लिया, तो 100 से 200 कमा रहे हैं तो चेंज कितना का है इनकम में, 100, यानी 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम। 70 रुपए का आप कंजप्शन करते थे, और जो वो 100 रुपया कमाया वो भी आपने पूरा का पूरा खर्च कर लिया, तो 170 हो गया। चेंज कितने का है, 100, तो चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई, 100 बटा 100, वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। इनकम हमारा कितना था, वही 100 से हमने क्या किया 200, यानी चेंज इन इनकम हमारा 100 हुआ। हम पहले भी खर्चा कितना करते थे, 70। अब ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है ना, इसको हमने पूरा बचा लिया, यानी इनकम में चेंज हुआ 100 का, वो 100 रुपया को हमने खर्च ही नहीं किया, 70 का 70 ही खर्चा कर रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा चेंज इन कंजप्शन, 0। ठीक है ना, 70 पहले भी था, अभी भी 70 ही है। तो सारा जब सेव किया पैसा तो वैल्यू क्या आ रही है, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन सी, एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर दूं, चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई।
तो चेंज इन सी हमारा वैल्यू क्या आ गया 0/100, तो कितना हो गया 0। मैंने बताया था ऊपर का वैल्यू जब 0 रहेगा और नीचे कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या आती है 0, नीचे 0 रहेगा तो इंफिनिटी। सेकंड पॉइंट, ये छूट गया था इसलिए कुछ ऐसा लिखा है ना, तो मैं स्पेस देके ही लिखता। सेकंड पॉइंट क्या है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। अब यही बात मैं उस टाइम बोल रहा था, ध्यान दीजिए, पुअर का एमपीसी का जो वैल्यू आएगा ना वो ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ऐसे समझिए, जो पुअर पर्सन है उसके बहुत सारे नीड्स वांट्स बचे हुए हैं अभी वो, यानी हम इसमें तो पढ़ तो रहे हैं चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई, यानी इनकम में आपका 100 से अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तो इनकम में जो चेंज आया तो आपके खर्चे में क्या, मान लीजिए 100 में तो आप 50 खर्चा कर रहे थे, लेकिन अब आपका खर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनकम आपकी बढ़ी है तो आपका खर्चा भी उस हिसाब से बहुत तेजी में बढ़ेगा स्टार्टिंग में। वही रीच का क्यों कम होता है, क्योंकि रीच के सारे डिमांड्स और नीड्स पूरे हो गए, वो ज्यादा पैसा कमा भी रहा है ना तो वो इन्वेस्ट वगैरह करेगा लेकिन वो खर्चा ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है ना। थर्ड है एमपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपकी एमपीसी की वैल्यू क्या होती जाती है, घटते जाती है। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन, ठीक है ना, यानी खर्चे के बारे में पढ़ लिया, अब सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी आपकी एबिलिटी क्या है, सेव करने की आपकी एबिलिटी क्या है। तो अगेन जैसे ही फंक्शन की बात आई, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसका, सेविंग और नेशनल इनकम का, S इक्वल टू F फॉर फंक्शनल, Y नेशनल इनकम, ठीक है। तो Y ले लिया है, फिर से C ले लिया है, सेविंग भी निकाल के आपको दिखा ही चुका हूं, Y माइनस C हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 ब्रेक इवन पॉइंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम को ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। पहले बात समझिए कंजप्शन का, ये ड्राइंग समझ लेंगे तो आप तुरंत समझ लेंगे। कंजप्शन का हमने जब ड्राइंग बनाया तो कंजप्शन कहां से था स्टार्ट, 40 से, तो हमने कुछ यहाँ पे 40 लिख दिया और यहां से ड्राइंग बना तो ये सी हो गया। लेकिन अब क्या है, सेविंग तो -40 है ना, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा बनाना होगा, प्रोटोटाइप बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहां तो बना ही हुआ है, यानी -40, फिर क्या आएगा -20, फिर आएगा 0, तो यहां से कुछ पॉइंट्स जाएंगे और ये ऐसे कट करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ड्रॉ करके देख सकते हैं, ऐसा ही बनेगा। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका आर, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, यानी y इक्वल टू क्या है, सी है, और सेविंग यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया। ये एरिया आपका क्या हो गया, डिस सेविंग का, क्योंकि सेविंग नहीं हो रही है, और ये एरिया क्या हो गया आपका सेविंग का, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ये सेविंग और ये डिस सेविंग, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो सेविंग फंक्शन पढ़े या कंजप्शन फंक्शन पढ़े वो बस सीखने के लिए, पूछा आपसे जाएगा एपीसी और एमपीसी के जो पॉइंट्स पढ़े हैं उससे एमसीक्यू पूछा जाता है, इसी तरीके से इसमें पढ़ेंगे एपीएस और एमपीएस, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शोज निगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज 0, तो हम जानते हैं इनकम हमारा क्या होगा 0 होगा, कंजप्शन तो कुछ ना कुछ हम करेंगे ही, तो हमारा सेविंग हमेशा निगेटिव आता है, ठीक है। सेविंग कर्व इज पॉजिटिव स्लोप कर्व, पॉजिटिव स्लोप क्यों है ये समझिए, क्योंकि धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे भी धीरे धीरे, ठीक है, निगेटिव में फिर निगेटिव में फिर 0 है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी सेविंग शुरू हो गई है, तो इसीलिए क्या है पॉजिटिव स्लोप कर्व है। देखिए यहाँ से भी जो ग्राफ जा रहा है ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, धीरे धीरे अब ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, पहले क्या है इतना एरिया जो है वो निगेटिव का है। एट पॉइंट आर S इक्वल टू 0, यानी वही ब्रेक इवन पॉइंट का जो है वहां पे क्या होगा, सेविंग 0 होगा, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव, आपको पता है इस पॉइंट यानी यही तो 0 है, ठीक है, यहां से क्या हो गया हमारा सेविंग कर्व जो है वो पॉजिटिव में आ गया। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, अगेन इसमें भी जो आप पॉइंट्स पढ़ेंगे वो आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एपीसी, यानी प्रोपेंसिटी अगेन एबिलिटी टू सेव, यानी आप अपने इनकम में सेव कितना कर पा रहे हैं, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, सेविंग बटा इनकम, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पे एपीसी क्यों लिखा है ये सोच रहे होंगे आप, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए आगे क्योंकि काम देगा इसका। मैंने बोला कि 100 लिया है मैंने इनकम, कंजप्शन लिया है 70, तो एपीसी हमने निकाला था C बाई वाई, 100 में से 70, ठीक है, तो इसको 0.7 बोलिए या 70%, यानी मैं बोल रहा था यानी मैं अपने इनकम का 70% खर्चा करता हूं। तो आपने मैथ्स वगैरह अगर बनाया है, एक्स लेके मान के चलते हैं, तो आप ही से मैं पूछ रहा हूं 100 रुपया में 70 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग क्या है, तो आप बोलोगे सर 30 रुपया सेविंग है, 30 रुपया जब खर्च ही नहीं किया तो मेरी सेविंग है।
तो वहां यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सेम ही एग्जाम्पल को ले लिया यहाँ पे मैंने, तो 100 में से 70 क्योंकि आप खर्च कर रहे थे तो 30 रुपये आपकी सेविंग हो गई, तो वही सेविंग 30 ले लिया, 30/100, तो ये 30% क्या आ रहा है, आप सेव कर रहे हैं, या 0.30 बोलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वही है सेम डाटा, 0, 100, 200, 300, 400, ये सी हो गया, 40, 120, 200, 280, 360, ये सेविंग निकाल दिया। देखिए बार बार ये सेम डाटा देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, एपीएस निकाल दिया है, -0.2, 0, 0.06, फिर 1। इसका डायग्राम फिर ऐसे ही बना है, प्रोटोटाइप यहां बना दे रहा हूं मैं। ये 0 हो गया, नीचे से ही निगेटिव क्योंकि 40 रहता है तो यहां से ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सेविंग का हो गया, क्योंकि याद रखिए आप बोलोगे सर यहाँ ऊपर क्यों बनाया नीचे क्यों नहीं बनाया, अरे भैया सेविंग क्या है आपका, पॉजिटिव में है ना, ये देखिए सेविंग क्या है, पॉजिटिव है ना, और फॉर्मूला में आप क्या ले रहे हैं, -s थोड़ी ले रहे हैं, s/y ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या हो गया, एपीएस हो गया s/y, यानी ये सेविंग हो गया और ये आपका इनकम हो गया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट ही है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, एपीएस कैन नेवर बी 1, यानी 1 नहीं हो सकता है, और ना मोर देन 1 होगा। इस बात को समझते हैं, एपीएस मैंने s/y ले लिया, इनकम है आपका 100, सेविंग है आपका 100, ऐसा हो सकता है क्या, आप खुद ही सोच के बताइए। आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए बचा ले रहे हैं, पुरानी सेविंग्स होगी, पुराना आपका खर्चा होगा तो ठीक है, ठीक है ना, घर की जो नीड्स थी वो आपने कंप्लीट कर दी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता रियल लाइफ में कि आप कुछ इनकम कमा रहे हैं और आपके खर्चे ही ना हो। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मैक्रो लेवल की चीज है, याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए बस ये ट्रिक है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 100 रुपए आपकी सेविंग हो सकती है, नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो इसका जो वैल्यू आएगा 100/100 क्या हो गया, 1, तो 1 कभी वैल्यू नहीं आ सकता। दूसरा, मोर देन 1, अब इनकम आपका 100 रुपए है और बचा आप 120 रहे हैं, ये कभी हो सकता है, जो आप लोग मीम्स वगैरह पढ़ते हैं कुछ भी, यानी 100 रुपया कमाया 120 रुपये बचा लिया, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ एक कंडीशन में हो सकता है, 20 रुपया किसी से मांग लिया है आपने, है ना, लेकिन वो भी आप सेविंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1.2, यानी एक से ज्यादा आ रही है, तो ये भी कभी हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज एपीएस कैन बी 0, एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों, s/y फॉर्मूला, इनकम कितना है 100, और ऊपर क्या डाल दिया मैंने 0, ऊपर यानी सेविंग 0 कब आता है, याद कीजिए, y=c, यानी जब इनकम किसके बराबर हो, कंजप्शन के बराबर हो, और इसी को तो हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या नाम दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो सकता है, एपीएस की वैल्यू 0 आ सकती है। नेक्स्ट इज एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन 1, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन एक ही बार में बता दिया है। याद कीजिए फर्स्ट ही पॉइंट है, इनकम 0 है, कंजप्शन 40 है, तो सेविंग क्या आ रहा था आपका, -40, अब s/y है। ठीक है, मान लीजिए इनकम मैंने ले लिया है 100 और आपका सेविंग आ रहा है -40, ठीक है ना, तो -40 आ रहा है, तो पहला वैल्यू तो -0.4 आ गया, तो माइनस भी दिख रहा है आपको और एक से कम भी दिख रहा है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, एपीएस की वैल्यू बढ़ते जाती है, कब, जब आपका क्या हो रहा हो, इनकम के साथ साथ सेविंग भी बढ़ रहा हो, और ये होता ही है। ठीक है ना, चलिए एक स्टोरी पहले सुना देता हूं जिससे आप और थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, थोड़ा बैक करके, जहां वैल्यूज, या देखता हूं आगे वैल्यूज ज्यादा लिखी हुई होंगी तो मैं बता देता हूं, नहीं है, रुकिए, एक अच्छी सी स्टोरी है जिससे आप हम, यहाँ पे मैं ये स्टोरी बता देता हूँ। देखिए पहला इनकम क्या है आपका 0, ये है 40, तो ये मान लीजिए आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपकी इनकम क्या है, 0 है, आप खर्चा कितना कर रहे हैं, जो फादर दे रहे हैं वो आपका खर्चा है। ठीक है, तो ये आपकी होती है स्टूडेंट लाइफ, ये जो लाइफ यहां से जो लाइफ स्टार्ट हो रही है ये तो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो गई। ठीक है, ये जो लाइफ है आपकी ये हो गई आपकी जॉब की लाइफ। नया नया जब जॉब पकड़ते हो ना तो कमाते तो 100 हो, खर्चा 120 हो जाता है, कभी बाइक लोगे, कभी अच्छी शर्ट्स लोगे, पैंट्स लोगे, तो 100 रुपया इनकम है लेकिन खर्चा क्या कर रहे हो, 120 कर रहे हो, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये सिचुएशन है जब आपका मैरिज हो जाता है। ठीक है, मैरिज वाला सिचुएशन यानी जितना कमा रहे हो उतना खर्चा हो जा रहा है क्योंकि 1% बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो सिचुएशन है ये हो गया जब आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा।
क्योंकि भाई अब आपको पैसे बचाने होंगे। क्यों बचाने हैं भाई? उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए। तो यहाँ से आपकी सेविंग शुरू होती है, क्योंकि ठीक है ना। अब यानी आपका देखिए इनकम 300 है और खर्चा आप 280 ही रुपया कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इस एज तक आते आते आपके बहुत सारे शौक नीड्स जो होते हैं वो तो या तो कंप्लीट हो जाते हैं या वो छूट जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एट द एज ऑफ 30-35 आप वीडियो गेम का अगर आपका शौक था नहीं कंप्लीट हुआ तो अब आपको कंप्लीट करने में कोई इच्छा रह जाएगी। अगर रह गई है तब तो कंप्लीट कर ही लो भाई। लेकिन अगर नहीं रह गई है तब तो वो आप चाहेंगे कि वीडियो गेम खरीद के मैं बच्चे को ही दूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपका लाइफ को भी डिपेक्ट करता है, ठीक है ना। बस ऐसे ही बताया है, ठीक है ना। आपको रिलेटेबल लग रहा है तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम। यानी सेम बात है, यानी आपका इनकम आप 100 रुपए कमा रहे थे, अच्छा मैंने यहाँ दिया ही है 100 रुपए कमा रहे थे, फिर इनकम कितना हो गया 200। 100 रुपए में आप 30 रुपए का बचत कर रहे थे, 200 में आप कितना कर रहे हैं 90 का कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज कितना का है 60 का है, यहाँ चेंज कितने का है 100 है। यानी आप बोल रहे हैं कि 60% रुपया आप क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, कब? जब आपका इनकम चेंज हुआ है तब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही होगा शायद, हाँ। एमपीसी का वैल्यू क्या, और यही सेम फिर वही ड्राइंग है, प्रोटोटाइप बोलिए तो मैं बना दे रहा हूं। ये 0 हो गया, ऐसे आपने बनाया था, ये कुछ यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया था तो इसको आपने एपीएस का नाम दे दिया था S/Y। यानी अब इनकम में चेंज हुआ, यानी यहाँ से देखो, यहाँ इस पॉइंट से बढ़ के आपका इनकम यहाँ चला गया तो सेविंग भी आपकी बढ़ गई, यहाँ से कुछ इस पॉइंट पे चला गया। तो इस पॉइंट को यहाँ देखिए, पॉइंट थोड़ा मोटा बना दे रहा हूँ, ये एमपीएस हो गया। यहाँ आपका चेंज इन सी बाई चेंज इन, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ एस होगा, सी लिख दिया, एस होगा, चेंज इन एस बटा चेंज इन वाई, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यानी कि मान लो आप 100 कमा रहे थे, अब 200 कमा रहे हो, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 100 का हो गया, ठीक है। अब यही जो 100 रुपया एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो ना, वो पूरा का पूरा सेव कर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 की आएगी। और वही इंटायर एडिशनल इनकम इस क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, खर्चा हो जाए। जैसे मान लीजिए 100 से आप 200 कमा रहे थे, तो कितना कमाया, चेंज इन इनकम कितना है 100। अब ये 100 रुपए का तुम क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा कंज्यूम खर्च कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा इनकम खर्च कर लिए तो सेविंग क्या, मान लो यहाँ पे सेविंग 50 थी, 50 ही रह जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए कमाया था उसको तुमने खर्च कर दिया, तो सेविंग आपका ऊपर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपने एडिशनल इनकम का क्या किया है, खर्च कर दिया है। तो 0/100 क्या होगा 0। यानी एमपीएस का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो यहां तक आपका मुझे लगता है यहीं पे द एंड हुआ, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक सही से समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, फिर से एक बार समझा दीजिए, तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। वो भी बात आप इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए। मैं और बाद बाकी ये जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे नोट्स को आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लेकिन पहले पढ़िए, पहले समझिए, बाद में आप क्या कीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बाद में इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट नोट्स है, क्रिस्प नोट्स है, आपका मल्टीपल टाइम में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, एडीएएस का 3 लेक्चर हो सकता है मिनिमम, मुझे जो लग रहा है 3 लेक्चर्स होंगे सिर्फ पढ़ने वाले। इस बीच में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊंगा ना, जो आपको काम देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वहां पे भी एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उसका लेक्चर ही मैं अलग मतलब पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं यानी चौथा जो लेक्चर होगा ना, वो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का होगा। उसमें 3 हायरार्की है, याद रखिएगा, 1, 2 और 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा ज्यादा, जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और ये एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करेंगे, वो पूरा का पूरा एक वीडियो रहेगा। हर टाइप में मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा दूं। फिर भी आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो भी आप मेरे को स्क्रीनशॉट करके या फिर फोटो क्लिक करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, अच्छे से दिल लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।